पूरे 2 दिन से रवि तेज बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करें। यहाँ तक कि उसकी पत्नी एकता भी अपने कजिन की शादी में इस कदर बिजी थी कि रवि को पूरी तरह से नौकरों के सहारे ही छोड़ दिया था। रवि को बहुत जोरों से प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसका मन दुख और निराशा से तार तार हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ये दुर्दशा होगी, पर अपनी इस हालत के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बनकर इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई थी। उसके पापा कैलाशनाथ, जो कभी उसके सबसे करीब थे, जो उसकी सबसे ज्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श थे, उन्हीं पर उसने शक किया, उनसे नफरत की, जिसका परिणाम अब वो भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर शक का पर्दा पड़ जाता है तो वो इंसान कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता। पापा के प्यार पर शक नहीं उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ सरला देवी की भी बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहती। उसकी एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर उसके आगे पीछे दौड़ती रहती। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर कभी उसका सिर सहलाती तो कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर माँ को समझाते, थोड़ा बहुत बुखार आ जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा भी देर हो जाती तो माँ सड़क पर आ खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय रवि के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल करते ही गुजरता। उनका ये जुनून देखकर पापा अक्सर भुनभुनाते, तुम्हारा इतना ज्यादा लाड़ प्यार इसे जरूर बर्बाद कर देगा। पर माँ का अटल विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसके 95% नंबर आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्दी ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। माँ को लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीनों में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा यही चिंता खाई जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके वश में नहीं था। काफी सोच समझकर उन्होंने अपने दूर के रिश्ते की बहन शोभा को, जो उनके बचपन की सहेली भी थी, उसकी 5 साल की बेटी वसुधा के साथ अपने पास बुलवा लिया। शोभा असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसीलिए दोनों के बीच एक अपनेपन से भरा रिश्ता कायम हो गया। सरला के ऐसे बुरे और मुश्किल समय में शोभा ने उसके पूरे घर परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया, तो सरला ने भी वसुधा को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाकर उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए। शोभा को रवि का पूरा ख्याल रखते और बेटे की तरह स्नेह करते देख सरला ने उससे वादा लिया कि उसके नहीं रहने पर वो उसके बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वो निश्चिंत होकर इस दुनिया से विदा ले सके। शोभा से वादा लेने के महीना भर बाद ही वो काल के गाल में समा गई। सरला के नहीं रहने पर शोभा ने अपना वादा निभाया। रवि की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक सहारा भी दिया। उससे माँ की इच्छा पूरी कर बड़ा आदमी बनने के लिए हिम्मत देती रहती। माँ के जाने के बाद रवि पूरी तरह से टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वो उसकी रूह की गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और ताकत पढ़ाई में लगा दी, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा जो पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन आईआईटी कानपुर में हो गया। कानपुर जाकर वो पढ़ाई में ऐसा रम गया कि कम ही घर आता। घर आते ही उसे माँ की यादें बेचैन कर देती। उसकी समझ में नहीं आता विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही खत्म कर क्यों उनके साथ अन्याय किया। हालांकि गांव से दादी भी आ गई थी उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मौत ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था।
फिर भी वो रवि की देखभाल और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा तत्पर रहते। एक शोभा मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, उसे पटना में रहने वाले उसके एक दोस्त कुणाल ने खबर दी कि उसके पापा ने शोभा मौसी से शादी कर ली है। सुनते ही दुख, गुस्से और नफरत से उसका सर्वांग थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो उसके सबसे अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने अपने पापा को फोन नहीं किया। 2 दिन बाद उसे पापा का भेजा हुआ एक लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फोन पर बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई तो लिख कर भेजा है। उसने गुस्से में लिफाफे को बिना पढ़े ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया। रात भर अपनी माँ को याद कर रोता रहा। दूसरे ही दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो कभी लौटकर अपने घर पटना नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, कानपुर तक आए, पर वो चुपचाप बैठा रहा। उसकी मूक आंखों का दर्द पापा को भी अंदर तक आहत कर गया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि इस शादी से पहले थे। पर वो नहीं माना तो नहीं माना। पापा की शादी करते ही उसे वो घर पराया लगने लगा था। जिस शोभा मौसी में कभी उसे अपनी माँ के दर्शन होते थे, अब वो छलनामयी सौतेली माँ नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़रों में एक बिल्कुल गलत काम था, जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई। अपने पिता को बिना बताए वो कानपुर से रांची आ गया। उसके इस रवैये से घर के सभी लोग परेशान थे। वो खुद भी काफी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले विवेक से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था। विवेक के घर उसे पनाह मिली। विवेक की माँ के लिए वो बहुत जल्दी अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। विवेक की माँ राधिका देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी एकता की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्यार मिला। एकता भी बहुत खुश रहती। ससुराल की बंदिशों से मुक्त यहाँ वहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। रवि ने भी बड़ी खुशी से वहीं रहने का फैसला ले लिया। पर जल्दी ही रवि को एहसास होने लगा कि घर में चाहे वो जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान उस घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ रहा था। रवि की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव श्रृंगार और शॉपिंग की धुन ही लगी रहती। दिनों दिन उसकी मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थीं। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़ों गहनों पर उसका ज्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने की मशीन मात्र था। सासू माँ, जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे ही सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वालों की रोज रोज तो आवभगत नहीं हो सकती। रवि को आवभगत की चिंता नहीं थी। उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो कभी उसके माँ पापा उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटता ही जा रहा था। अब तो हालत ये हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल करे। रवि को लगने लगा था कि अपने पैरों पर उसने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी एकता की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वो रामू से कह रही थी, साहब उठें तो उनसे पूछकर उन्हें दवा और खाना दोनों खिला देना। मैं तो अब कल ही आऊंगी। एकता की जाते ही वो उठ बैठा। घर में सिर्फ वो और रामू थे। अचानक ही उसे अपने पापा और शोभा मौसी की याद आने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन बेचैन हो उठा। उसने तुरंत उठकर कपड़े बदले और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गवारा नहीं था। रास्ते में ही उसने अपने ऑफिस फोन किया और ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर उसी समय पटना के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफर के बाद सुबह का उजाला फैलने के साथ ही वो पटना पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कण कण उसे पुकार रहा है।
इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां पटना की धरती पर पहुंचते ही जाने कहाँ गायब हो गईं। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वो पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने पथरीले आंगन में बैठी शोभा मौसी चावल साफ कर रही थीं, पहले की तरह अपने काम में मगन। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके बगल में रवि आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के पैर छुए, वो चौंक गई। सिर उठाया तो सामने रवि को देख थोड़ी देर के लिए एकटक देखती ही रह गई। फिर उसे खींचकर अपने गले से लगा फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुनकर पापा भी बाहर आ गए। उसे देखकर उनकी आंखें भी छलक आईं। उसे लिए हुए वो घर के अंदर आकर स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब बैठ गए। रवि को लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपना रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। सालों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वो सुकून से भर उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का एहसास हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर से उसे नफरत हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने कमरे में लगवा दिया। वो सारा काम खत्म कर उसके सिरहाने आकर बैठ गई। पहले की तरह ही उसका सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, ये शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। सरला दीदी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों की शर्मनाक फप्तियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। खुलेआम लोग तुम्हारे पापा और मुझे बदनाम कर रहे थे। वसुधा को भी तानों उल्हानों का सामना करना पड़ रहा था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था। इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी मुश्किलें झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वसुधा को साथ लेकर ये घर छोड़ दूंगी, पर अब तुम्हें इस घर से कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने सरला दीदी को वचन दिया था कि तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उनका स्नेह आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वो रोती रहीं। फिर जब उठकर जाने लगी तो रवि ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उसके इस व्यवहार से हैरान वो उसे निहारने लगी। मैंने एक गलती और की है। बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ करेंगे। अरे सच? मेरी बहू को कहाँ छोड़ाए? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आते हुए बोले तो रवि ने कहा, पापा, पहले मैं अपना ट्रांसफर पटना करवा लूं, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। इसके बाद तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रही। जब सब सोने चले गए तो वो बैठा एकता को मैसेज कर रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अब पटना आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो।